आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात होगी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ कुंडू। आप रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं और आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट, टैक्स गुरु डॉक्टर शरद कोहली, जो कि खुद इकोनॉमिस्ट भी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और मुझे खुशी है कि आप जैसे दो माहिरीन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का जो हमारे सामने एक चीज़ आई है जो कि आम भारतीय जनमानस के लिए बेहद मुफीद है, तो उसी पर हम शुरुआत करते हैं। डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इज़ गोइंग टू स्टे बैक। तो क्या डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम है वर्सेस क्लासरूम दोनों एग्जिस्ट करेंगे या डिजिटल की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा फ्यूचर में? देखिए, एक प्रोजेक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। उस रिपोर्ट का नाम है एशिया 2030 और दूसरा है एशिया 2050। उन्होंने बताया कि उसमें भारतवर्ष का जो एक आर्थिक विकास का दर जो है वो 7% होने वाला है। ये कोरोना के पहले की बात है। और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो 3% पे भी कम होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत तभी ये 7% ग्रोथ रेट को अचीव कर सकता है अगर आपका स्किल डेवलपमेंट हो और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में काफ़ी कमी नहीं है। मिडिल एजुकेशन एंड हायर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन में उसमें कमी है और उसमें इनइक्वालिटी है। मैं समझता हूँ कि कोहली जी ने जैसा कहा कि डिजिटल एजुकेशन और इंटरनेट एजुकेशन कैनॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉन्टैक्ट एजुकेशन, लेकिन उसके एक एडवांटेज है जिसको हमें नहीं खोना है। अब देखिए, छोटे छोटे गांव में जो स्कूल हैं वहाँ पर टीचिंग की क्वालिटी भी पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है। अगर आपने उनको स्टेट से कनेक्ट कर दिया और जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो अगर उनके लेक्चर उनको छोटे गांव में, छोटे शहर में पढ़ने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अभिजीत बैनर्जी जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल एजुकेशन से जो इनइक्वालिटी है एजुकेशन के भारतवर्ष में, छोटे शहर और बड़े शहर में, उसको हम पाट सकते हैं, क्योंकि अच्छे से अक्षर प्रोफेसर दुनिया के किसी भी कोने में हो, अब छोटे से शहर और गांव में भी पहुंच सकता है। मुझे लगता है इस एडवांटेज को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा और पहुंचाना पड़ेगा, उसकी कवरेज बढ़ानी पड़ेगी और बॉटम सेक्शन तक पहुंचाना पड़ेगा हमें। यहाँ से चलते हैं कॉरपोरेट जगत। आईबीसी कोड के तहत भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए। मैं इनिशिएटिव कहूँगा क्योंकि एक चीज़ बिज़नेस में जो है वो कभी भी सपोजिशन में और अंदाज में नहीं रहती। बिज़नेस क्या है? जो सामने है। अगर कहा जाए रियलिटी इज़ द सोल ऑफ बिज़नेस तो गलत नहीं होगा। आईबीसी में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी कुछ मेजर्स लिए गए हैं ताकि हमारे जो मझोले हैं आकार के जो बिज़नेस यूनिट्स हैं या बिगर यूनिट्स हैं, जो हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि पिरामिड्स नीचे से शुरू हुआ, हम किसान से शुरू हुए, बाकी चीज़ों तक आते आते अब हम आप पहुँचे कॉरपोरेट उसमें। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो मेजर्स लिए हैं वो कैसे हेल्पफुल होंगे? देखिए, आईबीसी जो लाया गया था तो उस ऑब्जेक्टिव को लाया गया था कि जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं, जब आप पेमेंट छोटे कारोबारी है, बैंकों का डिफ़ॉल्ट होता है, एनपीए हमने देखे बहुत बढ़ते थे, तो इससे लाया गया कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो एक ऐसा कोड बनना चाहिए कि कोर्ट में केसेस सालों साल चलते रहते हैं और जिसने वो पैसा दिया है वो पैसे को कभी भी वसूल नहीं पाता है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो इस तरीके की है कि आप उसमें बहुत जल्दी कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये लाया गया था और उसमें 1 लाख की लिमिट थी कि अगर 1 लाख से ऊपर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर इंसॉल्वेंसी कोड हावी हो जाता था। इसका मतलब यह होता था कि आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप, जिसको हम कहते हैं, कि उसको बंद करने का सिलसिला शुरू हो जाता था। तो इससे क्या होता था, जो आदमी पैसा किसी का नहीं दे रहा है वो थोड़ा सा वो डरा, पहले नहीं डरा रहता था, आईबीसी के बाद वो डरा रहता। अब क्योंकि कोरोना ने आके पूरा आर्थिक इक्वेशन बदल दिया और लोगों को नुकसान हुआ, ये छोटे मझोरे को सब जानते हैं कि उनको नुकसान हुआ,
तो मुझे लग रहा है वहां थोड़ी राहत दी गई कि अब आप 1 लाख पे ये आईबीसी प्रोसीडिंग नहीं शुरू होगी, अब आपको 1 करोड़ तक अगर आपका डिफॉल्ट है तो आईबीसी को होल्ड पे सस्पेंड कर दिया गया है कि आपके लिए 1 करोड़ तक कुछ नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब ये डिफॉल्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पास सेल नहीं हुई, लोगों का रेवेन्यू नहीं आया और खर्चे उसने के उतने ही रहे जितने पहले थे, तो कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम आई, इसी को देखते हुए जो एमएसएमई में जो स्कीम लाई गई, जो 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है, वो भी उन छोटे व्यापारियों के लिए लाई गई है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है आप बैंक में जाइए, जाके कोलेट्रल उसको देने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बड़ी समस्या आती थी कि गिरवी क्या रखोगे, देखिए आप साहूकार के पास जाएं और पूछता है क्या गिरवी रखेंगे, आप दीजिए ना, हम दे देते हैं आपको। तो वो सरकार ने गारंटी ले ली। 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 6 करोड़ 30 लाख इस देश में एमएसएमई है, जिसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हम उनको बोलते हैं। मुझे लग रहा है उन सब के लिए ये आईबीसी जिसका आपने जिक्र किया, वो आईबीसी से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब ये नहीं कि 2-3 लाख रुपए का मैं अगर पैसा किसी का नहीं दे पा रहा हूं तो मेरे ऊपर एक कार्रवाई हो गई और मुझे एनसीएलटी में ले जाया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, चलिए साहब आपकी कंपनी बंद करते हैं क्योंकि आप तो डिफॉल्ट कर रहे हैं। जो आईबीसी के कानून ऐसा ही था, उसको 1 करोड़ कर दिया गया कि अभी क्योंकि हालात ठीक नहीं है तो इसलिए आपको थोड़ी राहत दी गई है, आप आराम से बैठिए, अभी आपके ऊपर यह कार्रवाई नहीं की जाएगी। 1 लाख से 1 करोड़ तक तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। अगर एक शब्द है मेटामॉर्फोसिस चेंज, तो ये मैं समझता हूँ इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस किए हैं और उसकी वजह से छोटी छोटी जो प्रोसीजरल टेक्निकल मिस्टेक्स होती थी, उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस या जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था वो कहीं ना कहीं परेशान रहता था, उसके बारे में थोड़ा सा और। जी हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 शर्मा जी जब री अपील किया था, पहले कंपनीज एक्ट 1956 का होता था, बहुत पुराना था, तो जो 2013 आया उसमें जो छोटी छोटी गलतियां कंपनी से होती थी, जैसे आपने एजीएम नहीं करी, बोर्ड मीटिंग देर से करी और भी आपने फाइलिंग में कोई डिले कर दी, तो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी। मतलब आप कंपनी के डायरेक्टर्स जानबूझ के, कुछ देखिए सब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ लोगों से अनजाने में गलती हो जाती है और कुछ एक ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अगर कानून कमजोर हो तो वो उसका फायदा उठा लेते हैं। तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि अब आपको कोरोना की वजह से आपको मान लीजिए उसमें प्रोसिक्यूशन है या आपको जेल जाने के प्रावधान है या बहुत बड़ी प्यूनिटिव आपके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, आपके ऊपर पेनल्टी बहुत भारी लगाई जा रही है, उसकी राहत दी गई है कि अब आपके ऊपर उसको क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। छोटे छोटे कंपनी पर हम डीडी उर्दू के जो दर्शक हमको देख रहे हैं और जो लोग कंपनी चलाते हैं, कंपनी से संबंधित है, हम उनको यह सलाह देना चाहेंगे कि कोई इसका नाजायज फायदा भी ना उठाए कि अब डीक्रिमिनलाइज हो गया है तो भैया आप फाइल करने की क्या जरूरत है, अब तो जो है अगर आप कर सकते हैं तो करिए, पर किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अब नहीं की जाएंगी, कम से कम जब तक कोरोना चल रहा है। ये तो बहुत एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड ऑफ दी चीज़ें हैं। मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो सब्जेक्ट जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, जो मेरे दिल के करीब है और मैं समझता हूँ इंडियन इकोनॉमी का न्यूक्लियस है, वो है लेबर रिफॉर्म और माइग्रेंट लेबर, जो कोविड से पहले भी था, कोविड के दौरान भी है और कोविड के बाद भी रहेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हवा, पानी, बिजली, वैसे ही लेबर, अगर लेबर नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका लेबर पर, माइग्रेंट लेबर पर बहुत बढ़िया काम है, आपने तमाम अभी अखबारात में लिखा है। आपको क्या लगता है कि इस इकोनॉमिक पैकेज में कुछ और भी होना चाहिए माइग्रेंट लेबर को फोकस करते हुए? शर्मा साहब, माइग्रेंट लेबर पर मैंने भी लिखा है, कुछ और लोगों ने भी लिखा है। जितने भी मैंने प्रोजेक्शन किया है कि कितने माइग्रेंट लेबर ऐसे हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, टोटल माइग्रेंट लेबर हमने एस्टिमेट किया है करीब 72 मिलियन इंटरस्टेट माइग्रेंट्स। टोटल माइग्रेंट जो अब एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, एक ही स्टेट के अंदर हैं, वो तो अलग है। 72 मिलियन लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। आपने बताया था 5 पिलर है रिफॉर्म्स के, उसमें एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। हमारे अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था इंडिया ऑन द मूव, इंटरस्टेट माइग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ अप्रॉक्सीमेट मैकेनिज्म होना चाहिए था जिसे पता चलता कि कितने इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर हैं जो वल्नरेबल हैं, जिनकी नौकरी या तो चली गई है फरवरी में या फरवरी मार्च में जाने वाली है, और उनके लिए इंतजाम करना चाहिए।
ये सरकार ने शुरू की। मैंने भी नीति आयोग में 2-3 मीटिंग अटेंड किए। हमने बताया कि कम से कम 8 मिलियन लोग जो हैं, जो लेबरर्स हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं। एक तो रवि की हार्वेस्टिंग है, खरीफ की बुआई है, उसके लिए जाते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था। कोरोना एकदम लोगों को परेशान कर दिया। वो कहता हमें घर जाना ज़रूरी है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट में वापस जाते हैं और वहाँ पर एक रेफरल सिस्टम होता है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़रूरत पड़ा हेल्थ केयर की, तो एक मेजर कैपिटल 4-5 सेंटर है हर स्टेट में, वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। और कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए 90% लोगों को कोई हार्ट बाईपास तो नहीं करनी है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रीटमेंट हो सकता है। क्रिटिकल केसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी असेसमेंट ये है कि इन माइग्रेंट लेबरर को शहरों में ही रखना, स्लम कंडीशन में या गेटोवाइज कंडीशन में, ये ज़्यादा रिस्की है बनस्पत की भेजने का। ये मैं पिछले 20 दिन से कह रहा हूँ, इनको भेजना चाहिए। और अगर आप देखेंगे इस वक्त जितने हॉटस्पॉट हैं सारे बड़े शहरों के स्लम एरिया में है, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है। आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में तो है, लेकिन अगर आपके 40% हाउस होल्ड बम्बई में अगर एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, अगर 47% लोग टॉयलेट एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पाएगी ना, वो तो उसी टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक चैलेंज है और ये हमारी सिस्टमिक प्रॉब्लम थी। हमें माइग्रेंट का कुछ ये नहीं था, असेसमेंट नहीं था, उनको हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे थे। मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट को भी पता चल रहा है कि माइग्रेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। वो कह रहे हैं कि भैया इनको मत भेजो, इसका मतलब ये वो रियलाइज़ कर रहे हैं। अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ये कहती कि 3 महीने का तनख्वाह हम देने वाले हैं, आप रुके रहिए, तो वो उनका रिएक्शन अलग होता। मुझे लगता है कि इस निश्चित रूप से इस कोरोना के क्राइसिस की वजह से हमारी एक चेतना आएगी, जो माइग्रेंट लेबर हमारे इकोनॉमी के व्हील के चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें सही ढंग से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कोहली साहब, यहीं से हम चलते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेबर अब वैल्यू पता लग रही है। हर विपत्ति जब आती है तो कुछ सबक दे के जाती है। इट एवरी पेंडेमिक, क्लैमिटी, इट टीचेज यू अ लेसन। तो आपको क्या लगता है कि माइग्रेंट लेबर जब ये डिफरेंट स्टेट्स में गई है या पहुंचेगी जो बची हुई, तो क्या उन स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां और नहीं बढ़ जाएंगी? बिल्कुल बढ़ जाएंगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या, उनका जो इस गांव में वो रहते हैं, उस गांव के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि एक लोड पड़ेगा। पर एक बहुत बड़ी मैं कुंडू साहब ने जो बात बहुत बजा फरमाया, तो उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। सिर्फ वो ये जोड़ना चाहूँगा कि जितनी भी MS 50 करोड़ लोग इस देश में काम करते हैं, वर्कफोर्स 50 करोड़ 500 मिलियन लोग हैं काम करते हैं, उसमें से 40 करोड़, करीब 80 से, बल्कि 80-85 होगा, पर हम चलिए 40 मान लेते हैं, 40 करोड़ असंगठित, जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, 40 करोड़ वहां से जुड़े हुए हैं। और अभी इन्होंने आपको आंकड़ा दिया कि उसमें से 7.2 करोड़, 7 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं। तो अब होगा क्या कि अब हम, जैसे लॉकडाउन, अब ये स्वीकार कर लिया है सरकारों ने भी, लोगों ने भी, कि इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। इस बीमारी को आप खिड़की से उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हैं, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में जब हम इकोनॉमी को धीरे धीरे खोल रहे हैं, फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, ऑफिसेज शुरू हो रहे हैं, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, अब उनको समस्या यह आ रही है, जिसका अभी जिक्र हुआ, कि वो काम कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो घर जा चुके हैं, जो उनके बिजनेस को चलाते थे वो तो अपने गांव में बैठे हैं। और उनको, अब मेरे सामने ऐसे एग्जांपल्स आए, उन्होंने फोन किया, वो कहते हैं साहब अभी तो आए, अभी तो हम क्वारंटीन में हैं, क्योंकि 14 दिन के लिए बहुत सारे गांव बाहर स्कूलों में, कम्युनिटी सेंटर में इनको क्वारंटीन कर रहे हैं। कहते हैं साहब अभी तो हम घर पहुंचे ही नहीं है, अभी तो 14 दिन बाद घर पहुंचेंगे, मैं हाल की बात कर रहा हूं, पहुंचेंगे, घर जाएंगे, मिलेंगे, सब आपस में एक दूसरे का हालचाल बांटेंगे। इतनी जल्दी ये लोग अब रिवर्स माइग्रेशन नहीं करने वाले हैं। अब समस्या ये आएगी कि क्या हमारे पास, और ये मैं कुंडू साहब से भी ये जरूर इस पे अगर समय हुआ तो आप बोलिएगा कि क्या हमारे पास दूसरा वर्कफोर्स है। उसका जवाब है, अगर वर्कफोर्स है तो वो शहरों में है, और वो वर्कफोर्स जो MSMEs की कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, वो उस लागत में फिट नहीं बैठता। अगर आप एक मजदूर को या अनऑर्गेनाइज सेक्टर को 10,000 रुपए तनख्वाह देते हैं, तो शहर का आदमी शायद 15,000 मांगेगा उस बात के लिए। तो जो कॉस्ट बनी हुई है उसकी, बिजनेस की, वो तो उसके हिसाब से बनी हुई है। तो अब ये नई समस्या, जो नई हम मुश्किल देखने वाले हैं आने वाले वक्त में, वो ये मुश्किल होगी कि वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स कैसे अपने आप को दोबारा अपने पैर पर खड़े कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके सामने लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ फाइनेंस, लिक्विडिटी,
सप्लाई चेन टूटना, ये सब मुसीबतें पहले ही हैं, और लेबर की एक ये मुसीबत उनके ऊपर और आने वाली है। तो मैं माइग्रेंट लेबर की जो इन्होंने बात कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इन्होंने तो रिसर्च की हुई है, तो इनके ऊपर तो मैं प्रश्न खड़ा कर भी नहीं सकता, पर मैं इसीलिए उससे आगे जोड़ के उसको बिजनेस से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। यहीं से हम एग्रीकल्चर पे चलते हैं। ये भी एक ऐसा सबसे रीढ़ है ये रूरल इंडिया की भी, इंडियन इकोनॉमी की भी, और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई है, स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए हैं। आप उससे कितने मुतासिर हैं? एग्रीकल्चर में जो है एक बहुत बड़ा कदम जिन्होंने उठाया है वो है रिफॉर्म की। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत कमोडिटीज़ का मूवमेंट, 5 जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसमें आलू प्याज भी इंक्लूडेड है, उनकी मूवमेंट बड़े रिस्ट्रिक्टेड थी और उसकी वजह से फेयर प्राइस नहीं मिलता था। ये गुलाटी हैं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अक्सर कहा है कि थोड़ी सी कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो ताकि फेयर प्राइसेस एग्रीकल्चरिस्ट को मिले। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी सी रिस्क तो है कि ऐसा ना हो कि कमर्शियलाइजेशन की वजह से हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो बंद जाए, लेकिन सरकार निश्चित रूप से सब कदम लेगी और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि उन्होंने ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को मॉडिफाई अमेंड करते हुए ये अलाउ किया है कि आप इन कमोडिटीज़ का मूवमेंट करेंगे और एग्रीकल्चरिस्ट को फेयर प्राइस मिलेगा। क्योंकि आप ये 6,000 रुपये PM किसान को दे के या मनरेगा से तो आप उनकी ओवरऑल लिविंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो निश्चित से फेयर प्राइस देना, टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के फेवर में करना, ये बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, कोशिश सरकार की यही है कि जहां समस्या आए उसको एक लेवल तक, मिनिमम थ्रेशोल्ड तक पूरा कर दे। बिल्कुल। उसमें जैसा कि हम बता ही चुके हैं, आपने भी बताया है, और सबसे अहम पहलू था 3 महीने की सैलरीज को दे देना। ठीक है, लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं वो तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलती हैं, और उसी से हम आगे चलते हैं कोहली साहब के पास कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मैनेजमेंट पॉलिसी आने वाली है, कोविड के उसमें इस पर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी हैं, इस बारे में आप क्या कहना? मैं शर्मा जी, मेरे भी क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत दिल के करीब है, और इससे पहले कि मैं पब्लिक सेक्टर पे आऊँ, मैं एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो किया गया है और कुंडू साहब ने जो बताया उसके अलावा एक और भी है, उसमें मैं जोड़ते हुए ये कहूँगा कि सबसे बड़ा काम जो किया गया है कि APMCs जो हैं, अब किसान के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सीधा सीधा जाके अपना सामान ग्राहक तक भेज सकता है। बहुत बड़ी इसमें जो मुश्किलात थे वो ये थे कि जो बिचौलिए थे, जो बीच के लोग थे, वो सारा ग्राहक खरीदते टाइम रोता था, किसान बेचते टाइम रोता था, कोई बीच में हंसता था, कोई बीच में खुश होता था। मुझे लग रहा है वो लोग थे जो बीच में सारा पैसा खा जाते थे। मुझे लग रहा है उनके लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया कि अब किसान को मंडी जाने की बजाय वो सीधा जाके बेच सकता है। ये मैं समझता हूं आजादी से लेके आज तक का सबसे बड़ा अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र का रिफॉर्म है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाई गई, और भी बहुत, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, डेयरी है, बहुत सारे चेंजेस किए, सब एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। और आपने जो पूछा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, मुझे लग रहा है सरकार को इस बात का एहसास है कि ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये इतनी सारी हैं इस समय, एक एक, हम अगर मान लीजिए उदाहरण मैं डिफेंस का लेता हूं, डिफेंस में ही एक एक में आपको 10-10, 12-12 कंपनीज दिखेंगी। उनको कहा गया है कि अब इनको कंसोलिडेट करके, और इनको अब एक सेक्टर में 4 से ज्यादा नहीं रहेंगी, मतलब अगर छोटी हैं वो जुड़ के एक हो जाएं, क्योंकि आप जैसे बैंकों के साथ किया जा रहा है कि इतने सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, अगर वो जुड़ के, तो वहां पर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, सिनर्जिस्टिक एडवांटेज हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आपको मिलता है। तो इनको जोड़ के एक बनाया जाए। दूसरा बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि डिफेंस सेक्टर को खोल दिया गया है, उसमें जो FDI थी वो अब 74% तक आप ला सकते हैं। तो मुझे लग रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को देखा गया कि जो प्रॉफिट कमाती हैं, जो मुनाफे पर काम करती हैं, कम से कम उन एंटरप्राइजेस को जैसा प्राइवेट सेक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के कंसोलिडेट करके चलाने के लिए एक नीति बनाई गई है, एक प्लान बनाया गया है। और मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन है ये सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि डिफेंस का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कम से कम 10 कंपनीज आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिलेंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आपने सुना होगा, दूसरा एक चेंज किया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो अब तक सरकार के अंदर मिनिस्ट्री का हिस्सा थी, उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया है कि वो अब अलग अलग कंपनीज बन जाएंगी। आपने देखा होगा, अनाउंसमेंट हुई थी। तो मुझे लग रहा है ये 2 बहुत बड़े चेंज है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करना,
और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनको कॉम्पिटिटिव बनाना, उनको इस प्रकार बना देना कि हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिस्पर्धा, हालांकि हम उर्दू के चैनल पे है तो प्रतिस्पर्धा मतलब उसमें कंपटीशन इस तरीके से करना कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ उसी एफिशिएंसी से, उसी कॉम्पिटेंस से काम करें और उतना ही मुनाफा कमा के दें जैसा कि एक प्राइवेट, तभी सरकार का उसमें हिस्सेदारी का। और तीसरा और आखिरी, इसमें से सरकार धीरे धीरे, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो सरकार धीरे धीरे इनमें से डिसइन्वेस्ट करके निकलना भी चाहती है आने वाले समय में, इनको अपने पैरों पे खड़ा करके, इनको प्राइवेट हाथों में धीरे धीरे देके, और ये अपने प्राइवेट अंडरटेकिंग्स आगे जाके बच जाए। तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जो ये हम इकोनॉमिक पैकेजेस आज दे रहे हैं, शायद ये इसीलिए दे पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक पब्लिक वेलफेयर मेजर फेस है, तो क्या हमें एक लिमिट के बाद बिजनेस से बाय बाय करके पब्लिक वेलफेयर मेजर में ही रहना चाहिए? सूर्यकांत जी, मुझे लगता है स्टेट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हेल्थ वो भी बिजनेस हो गया है, एजुकेशन भी बिजनेस हो गया है। आप जानते हैं कि है ना, वो डॉलर में मैंने एजुकेशन बिजनेस में कितने बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं। तो मुझे, अगर हम इनइक्वालिटी को देखें, आर्थिक और सामाजिक विषमता को देखें, एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर डिफरेंट सेक्स, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी एक्सेस टू हायर एजुकेशन बहुत पुअर है। अगर आपने बिजनेस से हटा लिया पूरी तरह से, और एजुकेशन और हेल्थ वो भी अगर बिजनेस हो गया, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यही वजह है, मैं बार बार कहता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा और ऐसे जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वहाँ जो है सरकार को ओवरऑल फ्रेमवर्क देना पड़ेगा जिसके अंदर प्राइवेट बिजनेस काम करेंगे, और ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार अच्छी तरह निभाएगी, ये मेरी उम्मीद है। अभी जो बाहर कंपनीज गई हैं, चाइना में गई हैं, हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी में जो चेंज आया है, क्या वो उन कंपनीज़ को जो वहाँ से निकल रही हैं, जापान ने एक इकोनॉमिक पैकेज दिया अपनी सारी कंपनीज़ को चाइना से बाहर आने के लिए कि हम आपका जो घाटा हुआ वो हम पूरा करते हैं, आप यहाँ से बाहर आ जाइए। तो क्या हमारी ये जो इकोनॉमिक पैकेजेस दिए गए हैं वो उन कंपनीज़ को इंडिया में लाने में कामयाब होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि जब आत्मनिर्भरता को लेके ये पैकेज बनाया गया और 5 पिलर्स उसमें बनाए गए, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डिमांड, डेमोग्राफिक्स, आपको याद होगा 5 पिलर से, जिसके 4 स्तंभ बनाए गए, नीचे उसके लैंड, लिक्विडिटी, लॉ और लेबर, ये 4 तरीके ये लेके आगे बढ़े गए। तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत को एक ऐसी जगह बनाया जाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, और बिना कहे प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोला कि चाइना की तरफ उन्होंने इशारा किया कि चाइना में जो कंपनीज बसी, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, अभी भी आज भी कहा जाता है, और सारी दुनिया के मन में चाइना के लिए रोष हो गया, क्योंकि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को घुटने पर ला दिया। चाइना से जाने अनजाने उस पर नहीं जाते चलिए, पर हकीकत तो यह है कि निकला ये चाइना से ही। तो मुझे लग रहा है वो कंपनियां अब चाइना से खफा हैं, वो देश चाइना से खफा हैं। अब उनको एक दूसरा ऑल्टरनेट चाहिए। ऑल्टरनेट क्या बनता है? वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मैक्सिको है, जहां पर बांग्लादेश है, जहां पर ये कंपनीज जाके रजिस्टर। पर मैं मानता हूं कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन बन सकता है इन जो पैकेज में स्टेप्स लिए गए इनके जरिए। और अभी ये अंत मत समझिए आप, ये पैकेजेस कहीं खत्म नहीं होने वाले हैं, ये अभी नहीं होने वाला है। और वित्त मंत्री साहिबा ने ये बात बोली कि ये ऐसा मत समझिए, और प्रधानमंत्री जी के बस ये अब दुनिया यहीं पर 20 लाख करोड़ पे आके सिमट गई। आगे जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा 1000 कंपनीज, शर्मा जी, मैं जानता हूं जो कि इस टाइम चाइना से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। उनको सिर्फ एक दूसरा घर चाहिए। वो घर क्या होता है कि आपके पास जमीन आराम से मिल जाए, आपको स्किल्ड लेबर आराम से मिल जाए, आपको जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मिल जाए, जो टैक्स के लॉज हैं वो थोड़े दोस्ताना हो, वो थोड़े फ्रेंडली हो, आपको बिजनेस करने की सहूलियत हो, एक ही खिड़की पर जाके आपका सारा काम हो जाए। चाइना ने यही किया था। और मुझे लग रहा है चाइना से सबक लेके आज हमने देखा कि एमएसएमई मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया, पीयूष गोयल जी ने इस बात पे जोर दिया, जितने भी हुक्मरान हैं सरकार में उन सब ने ये बात बोली
कि इससे अच्छा मौका फिर दोबारा शायद ना आए। आज यही मौका है, और चाइना ने जो दुनिया के साथ व्यवहार भी कर रहा है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी कंपनियां बहुत, तो मुझे लग रहा है अगर इस पैकेज को लेके चले, और देश के आवाम पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम सारा कुछ सरकार पे थोप दें, मुझे लग रहा है ये भी ठीक नहीं है। अगर देश का आवाम एक एक आदमी तैयार रहे बाहें फैला के, आइए हमारे यहां काम करिए, हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे हर तरीके से, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे जो हर किसी आवाम के आदमी के बस में जो है, अगर वो करे, मुझे लग रहा है कोई ताकत उन कंपनीज को यहां आने से नहीं रोक सकती। और एक दफे वो कंपनीज आ गई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये देश दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की कैपेसिटी रखता है। हमारी चर्चा पूरी दुनिया में होने लग जाएगी और पूरी दुनिया आपको भारत की तरफ देखेगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, फिर कभी किसी हफ्ते और मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।